पाठ 5वां, गलता लोहा। यह एक कहानी है जिसे कहानीकार शेखर जोशी ने लिखा है। उन्होंने इस कहानी में जातीय अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मक कार्य में ढलते दिखाया है। इस कहानी का सार इस प्रकार है। मोहन के पिता वंशीधर पुरोहिती का धंधा करते थे। लोगों का उन पर संयम और तप के कारण श्रद्धा भाव था, परंतु अब वे बूढ़े हो चुके थे। वे व्रत उपवास भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर बेटे को सुनाया कि वे चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने नहीं जा सकते। बेटे मोहन ने उनका आशय समझ लिया, किंतु कोई उत्तर न दिया। उसने पिता का भार हल्का करने के लिए हसुआ उठाया और इसकी धार तेज करने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुंचा। वह चाहता था कि हसुए से खेती का ही कुछ काम शुरू कर ले। धनराम उसका सहपाठी रहा था। मोहन एक खाली कंस्तर पर बैठकर उसका काम देखने लगा। अचानक दोनों को अपने स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आ गई। वे हंस हंसकर उन्हें याद करने लगे। मास्टर त्रिलोक सिंह का मोहन को प्यार करना, उसे कक्षा का मॉनिटर बनाना, उसके हाथों कमजोर लड़कों को सजा दिलवाना, मोहन के सुनहरे भविष्य की बातें करना, धनराम का गणित में नालायक होना, मास्टर जी से डंडे से पिटना, सब बातें याद आने लगी। धनराम को 13 का पारा याद नहीं होता था। वह मार खाने पर भी अधिक नहीं सीख सका। तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे व्यंग से कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। यह कहकर मास्टर जी ने उसे 5-6 दरातियां धार लगाने के लिए दे दी। तभी से वह पिता गंगाराम के साथ धौंकने फूंकने, छान लगाने, धुन चलाने आदि के काम में लग गया। उसके पिता भी काम ठीक से न करने पर उसे पीटते थे। एक दिन वह भी आया जब गंगाराम चल बसे और धनराम उनकी जगह लोहार का काम करने लगा। मोहन को प्राइमरी शिक्षा पूरी करते ही छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उत्साहित होकर उसके पिता ने सोचा कि वह उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएगा। अतः आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेज दिया। स्कूल गांव 4 मील दूर था। रास्ते में 2 मील की ऊंची चढ़ाई थी, बीच में एक नदी थी। फिर भी मोहन स्कूल जाता। जब वह थका मांदा घर वापस आता तो उसके पिता उसे विद्या व्यसनी बालकों के उदाहरण देकर उत्साहित करते। एक दिन वह वापसी में नदी पार कर रहा था कि पानी बढ़ गया। कुछ घसियारे साथ थे। जैसे तैसे सब सुरक्षित पहुंच गए, परंतु उस दिन से मोहन के पिता को डर लग गया। उन्होंने उसे स्कूल न भेजा। उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक लखनऊ से गांव आया हुआ था। मोहन के पिता ने मोहन की पढ़ाई के बारे में उसके सामने चिंता प्रकट की। रमेश ने उनके साथ सहानुभूति प्रकट की और मोहन को लखनऊ भेजने के लिए कहा। उसने कहा कि जहां घर में 4 प्राणी हैं, वहां यह 5वां भी रह लेगा। बड़े शहर में रहकर इसकी पढ़ाई हो जाएगी। वंशीधर को जैसे भगवान मिल गया हो। उन्होंने मोहन को लखनऊ भेज दिया, परंतु लखनऊ में मोहन सहमा सहमा रहा। उससे नौकरों की तरह काम लिया जाता था। बहुत कहने पर भी कुछ दिनों बाद उसे एक साधारण से स्कूल में डाल दिया गया। घर के कामों के बोझ के कारण वह जैसे तैसे उत्तीर्ण होता रहा। गर्मियों की छुट्टी में भी उसे लखनऊ रख लिया जाता ताकि रमेश की घर गृहस्थी सुविधा से चलती रहे। मोहन ने हर परिस्थिति में समझौता करना सीख लिया था। वह अपने पिता को सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसे आगे नहीं पढ़ाया। कहा कि BA MA करके लोग बेकार घूमते हैं। अतः उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया गया। घर की दिनचर्या पहले की तरह चलती रही। 1.5-2 साल बाद वह पूरी तरह बेकार हो गया और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर हर किसी को मोहन के बारे में यही बताते थे कि वह बड़ा अफसर बनकर घर लौटेगा, परंतु जब उसे वास्तविकता का पता चला तो गहरा दुख हुआ। मोहन और धनराम अपने स्कूल की बातें याद करते करते कहीं खो गए। प्राय ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले लोगों के यहाँ बैठते नहीं। वे खड़े खड़े बात निपटा लेते थे, परंतु मोहन
धनराम भी कार्यशाला में जमकर बैठ गया और उसे काम करते हुए देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल कर रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। इस कारण लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन अपनी जगह से उठा। उसने कुशलता पूर्वक लोहे को स्थिर किया तथा नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोल बना दिया। मोहन ने यह काम इतनी कुशलता और स्फूर्ति से किया कि धनराम उसे देखता रह गया। धनराम को इससे भी बड़ी हैरानी इस बात की हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। मोहन इन सब बातों से बेलाग होकर लोहे के छल्ले की गोलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में सृजन की चमक थी तथा प्रशंसा पाने का भाव था।